देश को आज़ाद हुए 8 साल हो चुके थे। पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हो चुकी थी। देश औद्योगिकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मजदूर क्षेत्र में कांग्रेसी विचार से और वामपंथी विचारधारा से जुड़े संगठन सक्रिय थे। देश के राष्ट्रवादी मनीषियों ने उस समय विचार किया कि मजदूर क्षेत्र में एक ऐसा संगठन चाहिए जो मूल भारतीय विचार के साथ जुड़ा हो। 23 जुलाई 1955 को प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और मनीषी दत्तोपंत ठेंगड़ी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। यह संगठन पिछले 66 वर्ष से केंद्र और राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता आ रहा है। इस संघर्ष का परिणाम यह है कि आज यह देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और इसके साथ लगभग 2 करोड़ श्रमिक जुड़े हुए हैं। यह संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। उसमें इस संगठन का प्रतिनिधित्व है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस संगठन के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार। इस क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य हैं, वो शामिल हैं। पवन कुमार एक जुझारू मजदूर नेता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं। उन्होंने आज देश के सामने जो मौजूद मजदूरों से संबंधित मुद्दे हैं उन पर खुलकर हमारे से बातचीत की और उन मुद्दों के ऊपर एक नई दृष्टि, एक नई दिशा है, वो भी दी। आइए रूबरू होते हैं पवन कुमार से। ये संगठन संघ से जुड़ा हुआ है, लेकिन और ऐसा माना जाता है कि जो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो भी संघ से प्रेरित है, संघ के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में ये संगठन केंद्र सरकार है या अपनी ही सरकार कहें, उसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहा है पवन जी? जहां तक अपनी सरकार का सवाल है, जो आपने शब्द प्रयोग किया, तो प्रदर्शन क्यों कर रहा है इस पर आता हूं। तो 1947 से पहले देश में विदेशी सरकार थी। जब से देश में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई 1952 से, तो हर बनने वाली सरकार वो हमारी अपनी सरकार है, स्वदेशी सरकार है। और भारतीय मजदूर संघ का जहां तक विरोध प्रदर्शन का प्रश्न है, कल तो केंद्र सरकार ने जो डिसइन्वेस्टमेंट, असेट्स मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का ये जो निर्णय है और जिस पर बड़ी तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है, तो हमको लगता है कि सरकार का ये निर्णय ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो इस सरकार ने एक एजेंसी बनाई नीति आयोग नाम की। वो नीति आयोग में बैठ करके 4 बुद्धिजीवी तथा कथित बुद्धिजीवी ऐसी रूम में बैठकर कोई भी निर्णय करते हैं, उस निर्णय को सरकार आगे बढ़ाती है। आज तक सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वो नीति आयोग एडवाइजरी बॉडी है या मैंडेटरी बॉडी है। अगर वो एडवाइजरी बॉडी है तो उसकी सब सलाह पर सरकार जाएगी बिना किसी स्टेक होल्डर से वार्ता किए। उन्होंने ना मजदूर संगठनों से वार्ता की है, ना बाकी सबसे वार्ता की है, और सीधा प्राइवेटाइजेशन पर बढ़ गई। सरकार ने सब समस्याओं का समाधान प्राइवेटाइजेशन को मान लिया। तो फिर सरकार को ये उत्तर देना चाहिए कि 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट कारखाने बंद क्यों हैं? टैक्स के मामले में प्राइवेट कंपनियां पिछड़ती क्यों हैं? अभी स्वयं सरकार ने बताया 10 कंपनियों ने एडवांस टैक्स दिया, उसमें से 5 कंपनियां ये पब्लिक सेक्टर की है, 5 कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की है। यानी आधे में पब्लिक सेक्टर है और आधे में प्राइवेट सेक्टर है। तो फिर इस ढंग से बेचने का कारण क्या है? और एक और तीखा सवाल मैं भी खड़ा करता हूं सरकार पर
कि यदि ये सब संस्थान मुनाफा देने वाले हैं तो सरकार बेच क्यों रही है, और ये संस्थान यदि घाटे वाले हैं तो प्राइवेट सेक्टर के उद्योगपति खरीद क्यों रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर सरकार को देना ही चाहिए। आप जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि जो सरकार के ऊपर आरोप भी लगता है कि ये सरकार कुछ पूंजीपति हैं और जो देश के बड़े उद्योगपति हैं उनके लाभ के लिए काम कर रही है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, सरकार किसके लाभ के लिए काम कर रही है ये तो वो जाने, पर हमको ये निश्चित लगता है कि सरकार मजदूर हितैषी नहीं है, गरीब हितैषी नहीं है। बहुत सारे सरकार के निर्णय हैं, जैसे अभी पिछले दिनों एक जगह श्रम मंत्री ने कहा कि 1914 में जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर 60% था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर 4%, 93% था, अभी वो बढ़कर के 96% हो गया, जिसकी सरकार चिंता कर रही है। यानी सरकार ने 7 साल में 4% मजदूरों को संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र में धकेलने का काम किया। तो निश्चित रूप से वह अच्छा वेतन, अच्छी सामाजिक सुरक्षा, अच्छी बाकी सुविधाएं मिलना बंद हुई है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। सरकार किसके लिए काम करती है, सरकार चाहिए। तो आपकी बातचीत से ऐसा लगता है कि ये सरकार जो केंद्र की सरकार है वो मजदूरों से संबंधित नीतियां तैयार करते समय भारतीय मजदूर संघ और अन्य मजदूर संगठन है उनसे कोई विचार विमर्श नहीं करती। आप सरकार विचार करने की 2 तरीके हैं। एक, आपने बुला लिया, बुलाकर सुन लिया और मनमाना निर्णय किया। बुला करके जो सलाह दी गई उस पर विचार करके आगे बढ़े, किंतु ऐसा हो नहीं रहा। लगातार पिछले 50 साल से 60 साल से मजदूर संगठन सुझाव देते हैं, सरकार के अधिकारी सुझाव सुनते हैं, सुनकर के ठंडे बस्ते में डालते हैं और मनमाना निर्णय करते हैं। और मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ सरकार पर। देश में बहुत सारी नीतियां बनती है, उद्योग नीति बनती है, विदेश व्यापार की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, अलग अलग प्रकार की सरकार नीतियां बनाती है। किंतु आज तक सरकार ने श्रम नीति बनाई क्या, लेबर पॉलिसी है क्या सरकार की? 70 साल में इस देश में लेबर पॉलिसी है क्या? तो सारी खोजबीन करने से ध्यान में आया कि सरकार ने लेबर पॉलिसी बनाई नहीं, और वर्तमान सरकार लेबर पॉलिसी बनाने के पक्ष में दिखाई नहीं देती। जिस सरकार की कोई लेबर पॉलिसी नहीं है वो लेबर का भला क्या करेगी? आप मजदूर संगठन हैं और आप बता रहे हैं कि सरकार की श्रम नीति लेबर पॉलिसी नहीं है। क्या भारतीय मजदूर संघ के पास आज इतनी ताकत है कि वो सरकार को मजबूर कर सके, बाध्य कर सके कि वो लेबर पॉलिसी तैयार करे? नहीं, हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और आज सरकार ने थोड़ी सी शब्दावली बदली है। अभी कितना वो आगे बढ़ेगी देखना है। भी अभी तक सरकार केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती थी, अब उन्होंने ईज ऑफ लिविंग की बात करना शुरू किया है ताकत के कारण से। हम और ताकत लगाकर सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार श्रम नीति बनाए। क्या जो बाकी जो लेबर यूनियन है देश के अंदर उनके साथ भी आप सरकार के खिलाफ ये जो आपका संघर्ष है उसके लिए तालमेल कर रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ का पहले उनके साथ तालमेल था। ये तालमेल टूटा, पहले टूटा 2011 में, फिर 13 में बना, फिर 15 में टूटा। उससे पहले भी हमारा तालमेल था जो 1993 में टूटा। कारण क्या है? खास करके जो हमारे लेफ्ट ब्लॉक के मित्र है, वामपंथी मजदूर संगठन, ये मजदूरों के मुद्दों को छोड़कर राजनीतिक मुद्दों पर लड़ते हैं। और हमारा आग्रह रहता है कि मजदूरों के मुद्दों पर रहिए तो तालमेल बनेगा। आज भी सेक्टरल जहाँ समस्या आती है
वहाँ क्योंकि सेक्टर की समस्या उठानी होती है तो वहाँ हमारा तालमेल बनता है, किंतु ओवरऑल क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं उसके कारण से हमको तालमेल बनाने में दिक्कत आती है। अगर वो राजनीतिक मुद्दे नहीं उठाएंगे तो हमारा तालमेल उनके साथ बनेगा। ये देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालांकि बड़े अच्छे दिन का वादा करके है सरकार आई थी, और जो बेरोजगारी है उसकी दर भी लगातार बढ़ रही है। तो इस मुद्दे पर भारतीय मजदूर संघ क्या कर रहा है? महंगाई का जहाँ तक प्रश्न है तो हमने दो प्रश्न मूल रूप से उठाए, दो प्रश्न, और एक प्रश्न वास्तव में दोनों प्रश्न सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर है। एक प्रश्न क्या है जो हम उठा रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाओ। कोई भी राज्य सरकार इसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं, भाषण चाहे जो मर्जी दे। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो डंडा लेकर खड़े होते हैं, नहीं। किंतु इससे भी मूल प्रश्न है भारतीय मजदूर संघ का, और वो शुद्ध सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो वो प्रश्न आएगा, हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वह लागत मूल्य बताओ। किसी भी डब्बा बंद चीज पर लिखते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम कह रहे हैं इसका लागत मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? लागत मूल्य बताओ, टैक्स सिस्टम बताओ, प्रॉफिट बताओ। अभी मैं एक जगह बैठा था, मुझे आश्चर्य हुआ, ऐसी बात चल पड़ी, उसने मुझे साबुन दिखाई, एक साबुन विशेष कंपनी, नाम नहीं लेता हूँ, वो 93 रुपए की साबुन है बाजार में, एमआरपी लिखा है 93 रुपए। मैंने कहा बहुत महंगी है, मेरे जैसा आदमी तो इतनी महंगी साबुन खरीद नहीं सकता। उसने कहा भाई साहब आप ले लो, मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं 13 रुपए में। यानी ये अंबाला कट का दुकानदार उस साबुन को 13 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहा है, जो बाजार में मेरे और आपके लिए 93 रुपए में उपलब्ध है। अब वो एक्सपोर्ट करने वाला भी कमाता है, उसका होलसेलर भी कमाता है, और मैन्युफैक्चरर भी कमाता है। तीनों कमाने के बाद वो 13 रुपए में बेच रहा है, और मेरे और आपके लिए वो साबुन 93 रुपए की है। कल मैंने एक साबुन और देखी, सहयोग ऐसा बन गया 2 दिन में अलग अलग प्रकार की साबुन देखने का मौका मिला। वो साबुन की कीमत 158 रुपए। क्या है जी साबुन की विशेषता? स्किन प्रॉब्लम में काम आती है। लेकिन मेरे यहाँ तो नींबू उबाल के लाते थे स्किन प्रॉब्लम के लिए। यानी 158 रुपए की साबुन की लागत कितनी होगी? तो लागत मूल्य बताओ, ये भारतीय मजदूर संघ का मूल रूप से सरकार से कहना है। और जिस दिन सरकार लागत मूल्य लिखना अनिवार्य करेगी उस दिन देश में महंगाई क्रश हो जाएगी। और बेरोजगारी, वो तो मैंने पहले बताया ना, जब इन्होंने पूछा आपके मित्र ने, तो मैंने कहा ही आपको कि प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन ही प्रोडक्शन में मासिक चाहिए। जब अधिक उत्पादन होगा, हुनर को सम्मान मिलेगा, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी खत्म होगी। आज हम सब जो ये कंपटीशन के नाम पर स्वस्थ एक कंपटीशन होना चाहिए, किसके बीच में? कंपटीशन किसके बीच में? एक और बात बोलते हैं, जैसे बेरोजगारी कंट्रोल में आ सकती है। इस देश में कभी 1423 वस्तुएं होती थी जो छोटी इंडस्ट्री के लिए आरक्षित थी, रिजर्व थी। 1990 से 91 से उस लिस्ट को कर्टेल करना शुरू किया, और आज वो लिस्ट समाप्त हो गई। परिणाम क्या निकला कि साबुन भी टाटा और अंबानी और अडानी जैसी कंपनियां बनाती है, नमक भी बनाती है। जबकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पहले गांव में बनती थी, स्थानीय स्तर पर बनती थी, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन मिलती थी, उसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं होती थी। मस्टर्ड आयल आज डाबर जैसी कंपनी बना रही है, जरूरत क्या है उसकी? आटा
गली गली में पहले चक्की होती थी, आज फ्लोर मिल बना रही है। ये नाम आशीर्वाद है, फलाना ढिमकाना, बड़े बड़े नाम से गली की चक्की बंद हो गई। अगर वो 1400 चीजें, वैसे 500-700 चीजें भी सरकार दोबारा से आरक्षित कर दे, तो गली मोहल्ले में सबको रोजगार मिलना शुरू हो जाए, छोटा छोटा गाँव में, उसका गुजारा हो जाएगा। वो 1400 चीजें चाहिए। क्या भारतीय मजदूर संघ ने ये मांग की? बिल्कुल, हमने ये मांग एकदम जो सरकार का उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ की है, सरकार को लिख कर दिया है, बकायदा नोटिस लेकर बात की सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री से बात की है, सरकार की लॉ मिनिस्ट्री से बात की है, सरकार की लेबर मिनिस्ट्री से बात की। एकदम उचित प्लेटफॉर्म पर ये बात हमने उठाई है कि भाई ये 1400 चीजें जो आरक्षित थी पहले छोटे उद्योगों के लिए, इसका रिवाइवल करो। 1400 का नहीं कर सकते तो 1000 का करो, 800 का करो, कुछ तो करो। इसका रिवाइवल होगा तभी लाभ होगा। ये बात हमने उठाई। जी, एक इससे प्रश्न ध्यान में आया है कि जो कोल्लू होते थे, जिससे आपने तेल का बोला, अभी तेल निकलता है, शहरों में लोग, अभी पीछे बात चली थी, वो चिंतित हो गए उस बात को लेके। सरकार उसको भी बंद करने वाली या कुछ ऐसी चीजें करने वाली जिससे उनको समस्या खड़ी होगी और वो भी शायद बंद हो जाए। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम तो चाहते हैं उसका रिवाइवल हो सबका, कोई भी हो, चाहे केवल तेल की विषय नहीं है, जितने भी छोटे विषय में। भाई बचपन में किसी को ध्यान होता, मेरे बचपन में हम गांव में साबुन की फैक्ट्री थी, गर्म कपड़े धोने 2 रुपए की एक बाल्टी पानी ले आते थे साबुन का, और उससे हमारा सारा काम चल जाता था। 2 रुपए की बाल्टी से पूरे घर के गर्म कपड़े धुल जाते थे। आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल। आज वो खत्म हो गया। केवल एक तेल का विषय नहीं है, केवल एक साबुन का विषय नहीं है। हम कुल मिलाकर ये जो 1400 चीजें आरक्षित थी, हम उनका विषय लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर आप देखा जाए, सरकार जो स्टार्टअप पे सब्सिडी देती है, कोई भी हो, लेकिन उस पे लोन भी देती है। क्या बाबू, जब तक कौन सा पहलवान है, अली मोहम्मद अली एक पहलवान है, बॉक्सर, दारा सिंह के साथ अगर इस बाबू को बिठा दोगे और आप कहोगे होने दो कुश्ती, कंपटीशन का जमाना है, ये न्याय है क्या? कंपटीशन किसके साथ? अब टाटा के साथ, डाबर के साथ, अंबानी और अडानी की रिलायंस के साथ आप इस कोल्ड वालों को बिठा दोगे और कहोगे होने दो कंपटीशन, ये न्याय है क्या? प्रश्न ये है, आखिर इस कोल्लू वाले का कंपटीशन किससे चाहिए? दूसरे कोल्लू वाले से चाहिए। इस गांव के आटा चक्की वाले का कंपटीशन किससे चाहिए? दूसरे आटा चक्की वाले से चाहिए। इस आटा चक्की वाले का कंपटीशन आशीर्वाद से करा दोगे आप, क्योंकि होने दो कंपटीशन क्वालिटी के नाम पर। और आज एक और बताऊं, इन बड़ी कंपनियों की जब सैंपलिंग होती है ना, तो भागते फिरते हैं क्योंकि फेल ना हो जाए। और गड़ी की चक्की का तेल का अगर सैंपल फेल हो जाए ना, एक बार ये हवा उड़ जाए ना कि फलाने की चक्की का तेल तो खराब है, गांव में कोई खरीदने जाए एकदम फेल हो जाती है क्वालिटी। पुलिस रिफॉर्म जो एक बहुत बड़ा पिछले कितने सालों से जो चल रहा है, वो अभी तक हो नहीं पाया है, तो उसमें आपका कुछ? नहीं, पुलिस रिफॉर्म, वही मैंने आप पुलिस रिफॉर्म कहा, मैंने उसको ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म कहा। अफसरशाही में सब आएंगे, छोटे बड़े, ठीक है ना। अफसरशाही का जब रिफॉर्म होगा तो उसमें पुलिस को एक्सक्लूड की जाएगी, बाकी ऐसा नहीं, सब आएंगे। तो एक सवाल और था मेरा, जैसे लेबर पॉलिसी की आपने बात की, ज्यादातर देखा जाता है लेबर लॉज को भी लेके अभी तक कोई ज्यादा ऐसे आए नहीं है रिफॉर्म्स जिससे लेबर का भला हो, और लेबर बेचारी जा भी नहीं पाती अपने हितों को लेके। तो इस बारे में कुछ अगर? नहीं, क्या है, अभी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 कानून में बदला है। वो इम्प्लीमेंट कब होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके
नियमावली बन रही है, कब तक बनेगी, क्या बनेगी, भगवान जाने। किंतु दो जो कानून आए हैं उसमें, एक आया है कोड ऑन वेजेस, वेतन संबंधी संहिता जो आई है, ये हिस्टोरिकल है और क्रांतिकारी भी है। अगर ये इम्प्लीमेंट होती है कानून बनने के बाद, नियमावली बनने के बाद, तो इट इज ए हिस्टोरिकल। क्यों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक का जो न्यूनतम वेतन कानून है, अभी तक वो अनुसूचित रोजगार की घोषणा करता है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट अटैच करता है अपने साथ। तो जो उस शेड्यूल से बाहर है वो न्यूनतम वेतन के दायरे से बाहर है। अभी पहली बार हो रहा है देश में कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट को समाप्त किया गया है। अब हर मजदूर, कहीं एक भी मजदूर काम करता है तो वो श्रम कानून के दायरे में आएगा। इट इज ए हिस्टोरिकल मोमेंट। न्यू वेज कोड में बहुत सारी चीजें, जैसे एक और बताता हूँ आपको, हमारे उद्योगपति मित्रों को, उद्योग जगत के मित्रों को उस पर बड़ी भारी आपत्ति थी, किंतु सरकार ने दबाव में किया है। वो क्या है, अभी तक अगर कोई न्यूनतम वेतन का वो करता हुआ पकड़ा जाता था वायलेशन, तो 5 रुपये रोज का जुर्माना था। अब 5 रुपये रोज का जुर्माना आज के जमाने में एक टॉफी खरीदनी हो तो भी 5 रुपये की नहीं मिलती। अभी सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया है पर डे। ये एक बड़ा बदल है। दूसरा भी किया, अगर 3 बार वो वायलेशन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो जेल भी होगी। जेल का प्रावधान पहली बार आया है। हमारे बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि पहली बार में जेल करो, तो हमने कभी समाज को क्रिमिनलाइज मत करो। समाज के लोगों को एक बार गलती हो गई, उसको संभलने का मौका दो, दूसरी बार गलती होगी तो उसको वार्निंग दो, किंतु तीसरी बार भी गलती होगी तो फिर मत छोड़ो। ऐसी सोशल सिक्योरिटी एक्ट, सोशल सिक्योरिटी का खास करके ईएसआई का पार्ट उसका जो है वो हिस्टोरिकल है। वो खतरनाक उद्योग में एक भी मजदूर कहीं काम करता है तो उस पर वो लागू होगा। एक भी मजदूर पर, हलवाई की भट्टी पर काम करने वाला, होटल ढाबे पर काम करने वाला, उसके ऊपर वो लागू होगा। ऐसी स्थिति में जब आए, किंतु 2 कानून अच्छे नहीं आए, 4 में से 2 अच्छा है, 2 अच्छे नहीं आए। आईआर कोड और ओएसएच कोड, ये अच्छे नहीं आए। इनकी नियमावली बनेगी, कितना ठीक हो पाएगा देखेंगे, किंतु 2 कानून बहुत अच्छे हैं, इससे मजदूर को लाभ होगा। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि हर बार एक आंकड़ा निकालती है कि जो हर साल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या भुखमरी के जो लोग हैं, वो उसको पैरामीटर से वो एक अपने हिसाब से वो करती है, तो उसमें भारत का स्तर गिरता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां आज और आज नहीं, पहले से किस प्रकार से वो आंकड़े निकालती है वो सब जानते हैं। वो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हमारे सामने की स्थिति क्या है, हम उसको देख करके आकलन करें, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़ों पर मत जाए। सर, जो भारत में अभी मोदी सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला शुरू किया है, कुछ लोग उसे अच्छा बताते हैं, कुछ लोग उसे गलत बताते हैं, कहते हैं कि आपने चीज़ें बेच दी, तो इस पे आपका क्या विचार है? मैंने पहले बताया, ये थोड़ा सा आप अपने वाक्य में सुधार करिए। ये मोदी सरकार ने शुरू नहीं किया, ये 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, नरसिंह राव की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और मोंटेक सिंह आलूवालिया हमारे प्लानिंग फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे उस समय, वित्त सचिव। ये नीति एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति ये 1991 में आई। तब से ये पब्लिक सेक्टर के निजीकरण का दौर चला आ रहा है, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा तेज। ये कोई अभी से चला रहा है ऐसा नहीं है, और हम इसको अच्छा नहीं मानते। ये मैंने पहले बताया अपनी बातचीत में, हम इसको अच्छा नहीं मानते। पर इसमें एक ये होता है कि जो प्राइवेटाइजेशन में होता है कि आप लीज पे दे देते हैं, आप लीज पे कंपनीज को दे देते हैं, लेकिन विपक्ष या हम कहते हैं दूसरी पार्टीज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि बेच दिया गया है, मतलब ये डिसइन्वेस्टमेंट और तो क्या प्राइवेटाइजेशन। ये शब्द सही है देखिए, कि आपने बेच दिया है एज देखिए, कम्पेयर टू लीज पे दे दिया? आप इसमें केवल एक बात ये समझ लीजिए, 1991 से 21 तक 30 साल के कालखंड में, पहले का मुझे ध्यान नहीं, इससे पहले का सत्ता पक्ष है, विपक्ष विपक्ष है। पार्टी भले ए सत्ता में थी, ए विपक्ष में आ गई, बी विपक्ष में थी, वो सत्ता में आ गई। इस 30 साल के कालखंड में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हर राजनीतिक पार्टी को सत्ता में रहने का मौका मिला, और सत्ता में रहते हुए उसने निजीकरण का समर्थन किया, और जैसे ही कुर्सी गई विपक्ष में आए तो उन्होंने निजीकरण का विरोध किया। बंगाल से लेकर, त्रिपुरा से लेकर, गुजरात से लेकर, केरल से लेकर, महाराष्ट्र होते हुए, राजस्थान होते हुए, कहीं तक भी आप यात्रा करिए, सब पार्टियों की सरकारें रही। सब पार्टियों ने जो सत्ता पक्ष में थे उन्होंने निजीकरण का समर्थन किया, और जो विपक्ष में थे उन्होंने निजीकरण का विरोध किया, कोई हो चाहे। इसलिए किंतु हम इसको खराब मानते हैं। मेरा एक सवाल है कि पूरे विश्व में एक धीरे धीरे जैसे जैसे ये टेक्निक आई, टेक्निक के साथ मजदूरों का काम कम होता चला गया। जब जैसे जैसे उसी प्रकार जो अब दौर डिजिटलाइजेशन कर दिया गया या फिर और चीजें आधुनिक होती जा रही है, आपको नहीं लगता जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी उससे मजदूरों का काम और कम हो जाएगा, और उसके लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, या भारतीय मजदूर संघ उसके लिए तैयार है या कुछ कर रही है? ये आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि तकनीक के इस दौर में रोजगार के अवसर कम हुए, किंतु मेरा भारत सरकार को या प्रदेश की सरकार को हमारी शुरू से एक सलाह रही है। बोलते एक बात है, करते अलग बात है, वो एक अलग प्रश्न है। भारत जैसे बड़े देश में जहाँ एक बड़ी आबादी है, तो हमको मास प्रोडक्शन पर जोर नहीं देना चाहिए, हमको जोर देना चाहिए प्रोडक्शन बाय मासेस। अधिक उत्पादन नहीं चाहिए, अधिक लोगों के द्वारा उत्पादन चाहिए। मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मास, वो चाहिए हमको। आज भी अगर आप देखेंगे इस तकनीक के दौर में भी लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। आज भी इस कोरोना काल में अगर देश की अर्थव्यवस्था में कहीं बढ़ाव आया तो कृषि क्षेत्र में आया, ये कहीं नहीं आया। इसलिए हम अपने हुनर को विकसित करें, उसमें से रोजगार को विकसित करें, तो निश्चित रूप से। और एक दूसरी बात आपको बताता हूँ, आपके लिए आश्चर्यजनक होगा, देश का जो एक्सपोर्ट है उसका एक बड़ा हिस्सा उन छोटी इंडस्ट्री से आता है। आज भी हैंडलूम से होगा, पावरलूम से होगा, छोटे छोटे उद्योगों से होगा, वहां से आता है, बड़े उद्योगों से नहीं आता है। इसलिए अगर हम छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने जाएंगे, हस्तशिल्प उद्योग को
बढ़ावा दिले जाएंगे तो निश्चित रूप से देश का भला हो जाएगा, जनता का भला। ये भारतीय मजदूर संघ कई नए तरह के प्रयोग है वो कर रहा है, और जो मेरी जानकारी में आया है कि आईएलओ के साथ मिलकर भी एक प्रयोग दिल्ली में किया गया। ये प्रयोग क्या है, जरा संक्षेप में बता पाएंगे? 2-3-4 कई सारे प्रयोग किए हमने, 1-2-3 की चर्चा करता हूँ। एक हमने कोरोना काल में हेल्प डेस्क नाम से पूरे देश में एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था। इस हेल्प डेस्क में हम उसका राशन कार्ड बनवाना, उसका बैंक खाता खुलवाना, उसको राशन देना, उसको दवाई संबंधी, हॉस्पिटल संबंधी जानकारियाँ देना, इस प्रकार के कई सारे काम हमने उसमें किए थे। अलग अलग प्रकार की चर्चाओं में आईएलओ के सामने भी हमारे प्रतिनिधियों ने सारी बात वहाँ रखी थी आईएलओ में, क्योंकि इस कोरोना काल में आईएलओ की ऑनलाइन मीटिंगें बहुत हुई। तो उससे प्रभावित होकर के आईएलओ ने भारतीय मजदूर संघ के साथ एक नए प्रकार का काम प्रारंभ किया। एक हम इंफॉर्मेशन सेंटर टू दी लेबर, मजदूरों के लिए एक सूचना केंद्र जैसा एक दिल्ली में हम चला रहे हैं, जिसको आईएलओ हमारा उसमें पार्टनर है, सहयोग करता है हमको। और उसमें कितने प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स है मजदूर के लिए आज उपलब्ध है देश भर में, उसकी जानकारी देना, उससे संबंधित फार्म देना, आवश्यकता होने पर फार्म भरने की सुविधा देना और फार्म भरकर संबंधित अधिकारी तक उसको पहुंचाना और उसको वो चीज़ें मिल जाए इसकी चिंता करना। इस प्रकार का एक प्रयोग अभी हमने दिल्ली में 2 महीने पहले ही प्रारंभ किया है। उसके उद्घाटन के समय में एशिया पैसिफिक की डायरेक्टर आईएलओ की वो स्वयं उपस्थित थी ऑनलाइन, और देश के श्रम मंत्री वो उपस्थित थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित थे। ऐसा एक बड़ा प्रयोग अभी हमने उसको किया है, वो एक सेंटर है। दूसरा एक प्रयोग किया हमने ट्राइबल बेल्ट में, वनवासी क्षेत्र के वन उपज को ठीक से मूल्य मिले, उसकी चिंता हो जाए, इस प्रकार का प्रयोग किया। और वर्कर की स्किल अपग्रेड हो, कॉमन मैन, कॉमन वर्कर, मजदूर, उसके कौशल विकास की दृष्टि से भी भारतीय मजदूर संघ आज देश भर में 5 केंद्र बनाकर उसको एजुकेट करना, उसको समझाना, उसकी स्किल डेवलप करना, इस पर काम करता है। इस प्रकार के कई सारे नए प्रयोग भारतीय मजदूर संघ करता है। आज भारतीय मजदूर संघ ये दावा करता है कि वो देश का मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है, और उसके आधार पर आपको विश्वास भी है भी आप सरकार को मजबूर कर लेंगे कि उसकी नीतियां हैं वो मजदूरों के हित में हो। तो भारतीय मजदूर संघ की आज पूरे देश में कितनी ताकत है? अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो सरकार ने 2002 में के आधार पर मेंबरशिप वेरिफिकेशन किया था, जिसका परिणाम 2008 में निकला। एक प्रक्रिया है उसकी, इतना टाइम 4-5 साल लगना बड़ी सामान्य बात है उस प्रक्रिया में। उसमें भारतीय मजदूर संघ की मेंबरशिप उस समय 73 लाख से थोड़ी ज़्यादा थी, और जो दूसरा संगठन था हमारा उसकी मेंबरशिप थी 39 लाख इंटेक की, यानी इतने बड़े मार्जिन के साथ हम नंबर 1 पर थे। सरकार ने 2011 के आधार पर फिर सदस्यता जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, जो बीच में कानूनी प्रक्रिया के कारण से रुक गई। उसमें हमारा जो क्लेम था वो 1,71,00,000 का था। अभी क्योंकि 2011 को 10 साल बीतने को आए, आज हमारी मेंबरशिप 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। तो एक बड़ी मेंबरशिप के साथ आज हम खड़े हैं, और उसी कारण से केवल देश में नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय मजदूर संघ की एक भूमिका बनी है। वो आईएलओ हो या ब्रिक्स हो या बाकी फोरम हो दुनिया के, उस पर भारतीय मजदूर संघ की एक भूमिका है, और उस भूमिका के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और उसी ताकत के आधार पर हम सरकार से वार्ता भी करते हैं, सरकार को बाध्य भी करेंगे कि सरकार अपनी लाइन ऑफ एक्शन बदले। क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ है
उसका भारतीय मजदूर संघ सदस्य है? उसकी जो सदस्यता है आईएलओ की, वो किसी संगठन की नहीं होती, वो देश की होती है। वहाँ भारत उसका एक मेंबर है, भिन्न भिन्न मुल्क उसके मेंबर हैं। फिर उसका जो सबसे बड़ा मजदूर संगठन रहता है, हर देश के 3 प्रतिनिधि रहते हैं, हर देश के। एक सरकार स्वयं प्रतिनिधि होती है, एक उद्योग जगत का प्रतिनिधि होता है, एक मजदूर जगत का प्रतिनिधि होता है। तो 1996 से मजदूर जगत के प्रतिनिधि के नाते भारतीय मजदूर संघ आईएलओ में देश का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे साथ एक एडवाइजरी मीटिंग में जाती है, एक 20-25 लोगों का दल जाता है, 8-10 लोग उद्योगपतियों के, 8-10 लोग मजदूर संगठन के, सरकार के, एक 30-35 लोगों का दल वहाँ जाता है भारत का। तो भारतीय मजदूर संघ भारत में सबसे बड़ा संगठन होने के नाते वहाँ उस मंच पर उसको देश के नाते अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। कोई संगठन उसका सदस्य नहीं होता। आपने ये बताया कि इस समय देश में 2 करोड़ से ज़्यादा आपके सदस्य हैं, तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। आप उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ के, तो उत्तर क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अब लद्दाख और चंडीगढ़ 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ये भी शामिल है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। हाँ, जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। तो इस उत्तर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ है, उसकी ताकत कितनी है? भारतीय मजदूर संघ, ये जो 5 राज्य माने जाते हैं, चंडीगढ़ और लद्दाख को अगर इसी में मान लें तो 5 राज्यों में क्रमांक 1 का संगठन है। दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, क्योंकि लद्दाख को हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा मानते हैं भारतीय मजदूर संघ की रचना में। इन 5 जगह पर भारतीय मजदूर संघ सबसे बड़ा संगठन है, ये हम भी मानते हैं, सरकार भी मानती है और बाकी मजदूर संगठन भी मानते हैं। सदस्यता कितनी है क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों की? अभी एकदम से, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था अलग अलग प्रदेशों की सदस्यता लेकर, क्योंकि हर साल उसकी मेंबरशिप बढ़ती है, एकदम से बोलना संभव नहीं। फिर भी मुझे लगता है एक 10 लाख के आसपास हमारी मेंबरशिप दिल्ली की है, 10 लाख के आसपास। एक 3-3.5 लाख के आसपास की मेंबरशिप हमारी हरियाणा की है। इसी के आसपास 3 लाख के आसपास ही पंजाब की मेंबरशिप होगी। हिमाचल की मेंबरशिप हमारी मुझे लगता है 2 लाख होगी, जम्मू कश्मीर में थोड़ी कम है। ऐसा मिला करके एक 18-20 लाख मेंबरशिप इन 4-5 प्रांतों में हमारी होगी। ये जो मेंबरशिप है ये भी काफ़ी बड़ी है। और अभी आपने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश का एक प्रदर्शन पंचकूला के अंदर किया। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं वही कि भी आपने जिस विचारधारा के साथ आप जुड़े हैं उसी विचारधारा की सरकार भी है, फिर भी आपको ये हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर क्यों होना? नहीं, आप 2 बातें इसके पीछे, आपको 2 बातें ध्यान रखने पड़ेंगी। एक तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेबर है, हमको लेबर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है हर हालत में, मजदूरों की सब प्रकार की सुरक्षा मिले उसको, ये हमारी चिंता का पहला विषय। दूसरा विषय है, देश हो या प्रदेश हो, 2 सरकारें समानांतर रूप से काम करती है। एक है टेम्परेरी गवर्नमेंट, एक है परमानेंट गवर्नमेंट। हम जब भी बात करते हैं हमारी सरकार है, अपनी सरकार है, तो हम टेम्परेरी गवर्नमेंट की बात करते हैं, यानी जो राजनीतिक सरकार बनती है एक दल की दूसरे दल की, बात उसकी होती है। जबकि जो परमानेंट गवर्नमेंट है ब्यूरोक्रेट्स की, जो किसी के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। यहाँ तक देश का बड़ा एक विचित्र सी परिस्थिति देश की है
कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी ये देश की संसद के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। राजनेता, हर पार्टी का राजनेता जवाबदेह, उसको 5 साल के बाद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के और जनता के बीच में जाना होता है। किंतु इस देश की ब्यूरोक्रेसी 30 साल 35 साल नौकरी करने वाला अधिकारी देश की संसद के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। इसलिए आज जब रिफॉर्म का दौर चल रहा है सारे देश में, यहाँ रिफॉर्म वहाँ रिफॉर्म, तो भारतीय मजदूर संघ का मानना है कि सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म चाहिए, ये अफसरशाही जवाबदेह चाहिए। आज दुर्भाग्य से न ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है रिफॉर्म और न जुडिशरी का हो रहा है। न जुडिशरी जवाबदेह है और न ब्यूरोक्रेसी जवाबदेह। इन दोनों के रिफॉर्म भारतीय मजदूर संघ चाहता है और भारतीय मजदूर संघ ने अपने प्रस्ताव भी दिए सरकार को। हम ब्यूरोक्रेसी में क्या रिफॉर्म चाहते हैं, हम जुडिशरी में क्या रिफॉर्म चाहते हैं, हमने अपने लिखित में सुझाव भी दिए सरकार को। इसलिए जब तक ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं होंगे तो बाकी सारे रिफॉर्म बेमानी। इसलिए इस अफसरशाही पर लगाम लगाए सरकार, इसको जवाबदेह बनाए सरकार, ये एक मुद्दा है। एक अधिकारी फाइल रोक कर बैठ जाता है, 2-2 साल फाइल ही निकाले, कोई जवाबदेही नहीं। कोर्टों में 20-20 साल से 30-30 साल से मुकदमे चलते हैं, किसी जज की कोई जवाबदेही नहीं। यानी ये एक अलग प्रकार का तमाशा जो देश में, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म नहीं होने देना, जुडिशरी की रिफॉर्म नहीं होने देना, तो ये जब तक नहीं होंगे तब तक बाकी जितने भी रिफॉर्म हैं कोई मायना नहीं। आपने अभी जो रिफॉर्म्स की बात की है, तो जो क्योंकि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं मजदूरों के हितों के लिए, मजदूर समर्थक नीतियाँ हैं सरकार बनाए, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, तो मजदूरों के जो संबंध में नीतियाँ हैं उसमें किस तरह के जो रिफॉर्म्स हैं उसकी मांग आप सरकार से करते आ रहे हैं? देखिए, हम 3 बातें हर मजदूर के लिए, हर कर्मचारी के लिए चाहते हैं। एक है जॉब सिक्योरिटी, दूसरा है वेज सिक्योरिटी और तीसरा है सोशल सिक्योरिटी। उसकी नौकरी सुरक्षित रहनी चाहिए, उसका वेतन सुरक्षित चाहिए, उसको एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं 1990 से जब से एलपीजी की पॉलिसी आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1990 से आज 2021 आते आते 30 साल में ये तीनों चीजें खतरे में पड़ी है। ना आज जॉब सिक्योरिटी है, ना वेज सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। इसलिए हमारा 3 बातें हर कर्मचारी को, हर मजदूर को, छोटे बड़े को 3 चीजें मिलनी ही चाहिए, ये हमारी बेसिक मांग है। क्या केंद्र सरकार है आपकी ये जो 3 मांगे हैं इसकी तरफ कोई ध्यान देती हुई नजर आ रही? थोड़ा बहुत एक भाषा बोलनी शुरू की है सरकार ने, सबको सामाजिक सुरक्षा देंगे, ये बोलना शुरू किया है। कुछ ना कुछ पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ देना शुरू किया है, किंतु जब तक जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, वेज सिक्योरिटी नहीं होगी, तो उस सोशल सिक्योरिटी का कोई मायना नहीं। इसलिए तीनों चीजें चाहिए, जॉब सिक्योरिटी, वेज सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। अब मैं आपसे पवन जी एक व्यक्तिगत प्रश्न है वो करना चाहूँगा। आप लंबे समय से संघ के प्रचारक हैं और आपको भारतीय मजदूर संघ है उसका दायित्व है, वो लंबे समय से आपके पास वही चल रहा है। तो थोड़ा सा अपना जो प्रचारक जीवन है, कैसे प्रचारक निकले और किस तरह से आपने अब तक का जो समय है अपना वो निकाला? आज तक सोचा नहीं इस प्रश्न पर कभी। अब तो सवाल आपके सामने है तो अब जवाब दें। सोचा नहीं। क्या है, एक तो प्रचारक कब निकले? मैं प्रचारक निकला 1983 में। कॉलेज की पढ़ाई की, पढ़ाई करने के दौरान ही शाखा जाना प्रारंभ हुआ। हमारे एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, हमारे उस समय विभाग कार्यवाह, वो भी एक प्राध्यापक थे। उनका मिलना जुलना रहता था, घर में आना जाना रहता था। तो उसमें से
कभी मन को ऐसा लगा कि भी शायद व्यक्तिगत जीवन जीने से समाज को समय देना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच करके मैं 1983 में जुलाई मास में और प्रचारक निकला। बाद में कहीं किसी एक अधिकारी के मन में आया कि भाई अब किस कारण से आया, क्यों आया, ये तो मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, और आज इस प्रश्न का उत्तर मिल भी नहीं सकता क्योंकि वो अधिकारी अब है नहीं, भौतिक जगत में है नहीं। वो भौतिक जगत में नहीं है तो उसका उत्तर नहीं मिल सकता प्रश्न का। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा लगता है कि आप मजदूर क्षेत्र में काम करिए। तो मैंने कहा मैंने एक तय किया है समय देना, उसका क्या करना, कैसा उपयोग करना, ये आपका निर्णय है। फिर मैं तब से और लगातार मजदूर क्षेत्र में और काम करते हुए काम कर रहा हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है, जितनी मेरी समझ है। वो अभी तक भारतीय मजदूर संघ में आपके पास क्या क्या जिम्मेदारियां रही? भारतीय मजदूर संघ में मैं जिला से शुरू हुआ, जिला मंत्री रहा, जिला संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का संगठन मंत्री रहा, अखिल भारतीय मंत्री रहा। अभी वर्तमान में 2011 से मैं क्षेत्र का संगठन मंत्री। क्या भारतीय मजदूर संघ में जो आपने इतना समय लगाया और आप अपने अगर पिछले जीवन को मुड़कर देखें तो आपको संतोष होता है कि जितना काम आपने किया वो पर्याप्त था और उसका एक प्रतिफल है वो भी कहीं नजर आता है? एक बड़े आदमी ने एक बात कही थी, वो एक कहावत है, वो बोलता हूँ, उसमें से फिर अर्थ जो निकलेगा, असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा, ये दोनों समाज के लिए खतरनाक होते हैं। असंतुष्टा नृपानष्टा संतुष्टा द्विजानष्टा, वही ये वेद का वाक्य है। वेद का वाक्य मैंने किसी बड़े आदमी से सुना था कि असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा, ये दोनों समाज के लिए खतरनाक होते हैं। इसलिए संगठन में काम करने वाले व्यक्ति को भी वो राजा नहीं है, किंतु उसको कभी संतोष नहीं होना चाहिए। ये करना है, ये करना है, ये और करना है, ये और करना है। अगर वो संतोष कर लेगा तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा एक प्रकार से। इसलिए सारी जिंदगी मैं कैसे और नया नया करूं, इसका अगर चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ लाभ होगा। इसलिए पीछे का देखते हुए आगे की योजना बनाना, कैसे आगे बढ़ेंगे इसकी सोचना, कैसे हमारे जीवन से किसी को लाभ हो सकता है इसका विचार करना, यही एकमात्र मुझे लगता है काम होना चाहिए। इसमें पवन जी मैं एक और जानना चाहूँगा, ये आप भारतीय मजदूर संघ से या मजदूरों के लिए संघर्ष करने के लिए लंबे समय से जुड़े रहे हैं, क्या मजदूरों की स्थिति या उसकी आकांक्षाएं, उम्मीदें, उनको लेकर कोई गीत याद आता है? खुदा जाते हैं। हाँ, वो वही। मैं गायक नहीं हूँ। नहीं, वो कविता के रूप में कहीं? नहीं, मैं गायक नहीं हूँ, पर तो भी जैसे हमारा एक मूल गीत है, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य जगाने वाले हम, मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम अपने श्रम सीकर से ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे, कंकड़ पत्थर समतल कर कांटों में फूल खिला देंगे, सतत परिश्रम से अपने हैं वैभव लाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले। अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवाकर कर सकते आराम नहीं, अपने हित औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आवश्यकता जीवन की, व्यक्ति और परिवार सुखी हो तभी मुक्ति होती सच्ची, हंसते हंसते राष्ट्र कार्य में जीवन चढ़ाने वाले हम, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य जगाने वाले हम, भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है, युग युग से मानव हित करना
शाश्वत धर्म हमारा है, शोषित पीड़ित दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम। इस प्रकार का एक पूरा दर्शन भारतीय मजदूर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इस गीत में दिखाई देता है। एक एक लाइन का एक एक अर्थ है। जैसे मैंने बोला, अन्य किसी के मुंह की रोटी हरना अपना काम नहीं, पर अपने अधिकार गवाकर कर सकते आराम नहीं, अपने हित औरों के हित का। हम ना कैपिटलिज्म की थ्योरी पर हैं, न कम्युनिज्म की थ्योरी। ये भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन है ये पूरा। हमने कहा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा। रोटी कपड़ा मकान अगर ये ही पर्याप्त हो तो फिर जेल में तो तीनों चीजें उपलब्ध है ही। कहाँ कम है उसमें? इसमें 6 चीजें चाहिए: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। सम्मान भी नहीं, सम्मान के बगैर कुछ है नहीं। ये ठीक। तो 6 चीजें चाहिए। इसी के लिए भारतीय मजदूर संघ का सारा संघर्ष है।